नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी सुंदर प्रगतिवादी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वह तोड़ती पत्थर। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने यह कविता 1935 में लिखी थी और यह कविता उनके अनामिका नाम के कविता संग्रह में प्रकाशित हो चुकी थी। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जो भी प्रगतिवादी विचार है वो समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। संवेदनशीलता, संघर्ष, कर्मठता, कर्तव्य तथा श्रम का महत्व बताने वाली यह कविता अपने शोषक और शोषित वर्ग का अंतर इस कविता के माध्यम से निराला जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम उस कविता की ओर मुड़ते हैं। इस कविता में साथ ही साथ इस कविता में मानसिक व शारीरिक श्रम का अंतर, मुक्त छंद काव्य रचना और अनुप्रास अलंकार की अवधारणा को साथ लिए हुए चलता है। तो चलिए हम देखते हैं उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर। निराला जी इलाहाबाद के रास्ते पर जब घूमने निकलते हैं तो रास्ते के किनारे पर एक सुंदर औरत जो मजदूर है और पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। अब उसे देखने के बाद निराला जी के मन में कुछ भाव उमड़ते हैं। निराला जी उस औरत को देखने के बाद यह महसूस कर रहे हैं कि वह अपना परिवार चलाने के लिए कितनी तत्पर है। उस धूप में पत्थर तोड़ रही है। उसकी पीड़ा, उसकी लाचारी तथा काम के प्रति उसकी जो समर्पण भावना है वह कवि निराला के मन को छू जाती है और उनका हृदय परिवर्तन कर देती है। और अपने मन में इसी हृदय परिवर्तन से, इसी हृदय स्पर्श से जो भाव प्रस्फुटित होते हैं वह भाव उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का जो मुख्य विषय है समाज की विषमता, इस कविता के माध्यम से कवि निराला जी हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। समाज की विषमता बताते हुए निराला जी कहते हैं कि समाज में दो प्रकार के वर्ग निरंतर चलते आ रहे हैं, जिनमें एक शोषक वर्ग है जो पूंजीपतियों और संपन्न वर्ग का है, और जो दूसरा वर्ग है वह शोषित वर्ग है जिनका शोषण किया जाता है या जो शोषित है। तो चलिए हम कविता की पहली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कवि कहना चाहते हैं कि एक मजदूर महिला है जो अपनी मजदूरी के लिए मजबूर भी है और वह रास्ते किनारे पत्थर तोड़ने का काम करती है, और वह जो रास्ता है वह इलाहाबाद का रास्ता है और उसी रास्ते पर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। आगे देखो क्या कहते हैं निराला जी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं वह एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठी है जो बिल्कुल छायादार नहीं है। अर्थात सूखे हुए पेड़ के नीचे छांव का एहसास करते हुए, अपनी मजबूरियों का सामना करती हुई, अपने हालातों को स्वीकार करते हुए, अपने भाग्य की रेखा समझकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। अगली पंक्तियों में देखते हैं श्याम तन, अर्थात उसका शरीर जो है वो सांवला है, जो कि धूप में काम करने की वजह से सांवला बन चुका है। भर बंधा यौवन, देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। भरा पूरा अर्थात सुगठित उसका शरीर है जो उसकी जवानी तथा उसकी युवावस्था को दर्शा रहा है, जो सांवलेपन में भी आकर्षित कर रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि। नत नयन, नत नयन का अर्थ यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि उस महिला की आंखें झुकी हुई है और वो आंखें झुकाकर अपना काम कर रही है। उसकी आंखें झुकी होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे वह एक पत्थर तोड़ने वाली औरत है, और दूसरी बात समाज शायद उसे ज्यादा अच्छी नजरों से नहीं देखता है। तीसरी बात यह भी हो सकती है पत्थर तोड़कर अपना पेट पालती हुई यह जो औरत है अपने इन हालातों से लज्जित भी हो सकती है। और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है, वह सबसे महत्वपूर्ण ऐसा है कि वह जवान है और यदि किसी और की तरफ देखेगी तो सामने वाला उसका गलत अर्थ निकाल सकता है। इसीलिए वह महिला अपनी जो आंखें हैं वो झुकाकर अपने अपने काम में रत है। आगे देखो, प्रिय कर्म रत मन, अर्थात जो काम वह कर रही है वही उसके लिए प्रिय है, इसलिए उसका अपने काम में तल्लीन है, और वो तल्लीन होना ही उसे अपने काम के प्रति सम्मान दिखाता है। वो अपने काम में डूबी हुई नजर आती है। आगे देखो, गुरु हथौड़ा हाथ, अर्थात हथौड़े को उसने गुरु माना है, क्योंकि उसके बगैर वह कुछ भी नहीं कर सकती है। इसीलिए उसके हाथ में जो हथौड़ा है वो हथौड़ा लेकर अपना काम वो रोज करती है और पत्थर पर बार बार प्रहार करती है। आगे की पंक्तियों में निराला जी क्या कहते हैं देखो। सामने तरु मल्लिका,
अर्थात वह महिला जहां बैठी है उसी के सामने कुछ दूरी पर पेड़ों की कतार है, मतलब पेड़ों की ऐसी लाइन है। अट्टालिका अर्थात घर का सबसे ऊंचा भाग या भवन का सबसे जो ऊंचा भाग होता है उसे अट्टालिका कहा जाता है। अर्थात उसके सामने जो ऊंचा भवन है, प्राकार, प्राकार मतलब चार दीवारी, अर्थात भवन के चारों ओर से जो दीवार होती है उसे प्राकार कहते हैं। अब कवि का कहना यहां पर यह है, देखो उस तरफ मतलब रास्ते के जहां पर वो बैठी है उस तरफ और जिस तरफ वो देख रहे हैं उस भवन की तरफ, इन दोनों के बीच का अंतर ये इस प्रकार विषमता दर्शाता है कि उस तरफ अमीर लोग रहते हैं और इस तरफ हम जैसे गरीब लोग रहते हैं। यह बात अगर समझानी है तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। देखो जो निर्माण का औजार हथौड़ा है वह एक मजदूर इनके हाथ में है, लेकिन वह रास्ते किनारे झुलसती हुई धूप में गर्मी में बैठी है और उसकी मेहनत का लाभ महलों में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। निराला जी यहाँ पर समाज की विडंबना दर्शाते हैं, अर्थात शोषक वर्ग ऐसे मजदूरों का शोषण किस प्रकार करते हैं। अतः यह स्थिति केवल उस महिला की ही नहीं है बल्कि पूरे मजदूर वर्ग की है। चलो तो ठीक है, अगली पंक्तियों में निराला जी क्या कहते हैं देखते हैं। चढ़ रही थी धूप, अर्थात धीरे धीरे धूप चढ़ रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, गर्मियों के दिन, अर्थात यह गर्मियों के दिन है। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा अर्थात दिन और तमतमाना मतलब क्रोध से भरा हुआ, अर्थात दिन का यह जो समय है अत्यंत गर्मी का है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मानो दिन गुस्से में आया है। अब यहाँ पर दिन का मानवीकरण किया गया है, ध्यान दे दो बच्चों, इसका संबंध मानव जीवन से जोड़ा गया है। दिन को गुस्से में दिखाया गया है। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, इस प्रकार की ये पंक्तियां है। अर्थात अचानक ही शरीर को जला देने वाली लू अर्थात गर्म हवा उठती है जो इस भू को, इस भूमि को, इस धरती को रुई की तरह जला रही है। मतलब इतनी गर्मी है और ऐसी गर्मी में आगे देखो गर्द चिंगी छा गई। गर्द अर्थात धूल, धूल के कण जो होते हैं उसे गर्द कहा जाता है, जो चिंगारियों की तरह वातावरण में फैल रहे हैं। मतलब यह जो गर्द मतलब ये जो धूल के कण हैं यह चिंगारियों की तरह इस वातावरण में फैल गए हैं। प्रायः हुई दोपहर, अर्थात रोज की तरह दोपहर का समय हुआ है या हो चुका है, ऐसा कहा गया है। अब इसका विरोधाभास देखिए, कवि किस प्रकार, निराला जी किस प्रकार कहना चाहते हैं। देखिए विडंबना देखिए किस प्रकार हुई है। इतनी दोपहर है, ये गर्म हवा है, ये धरती भी जल रही है, फिर भी ऐसी दोपहरी में ये औरत आराम नहीं कर रही है, आराम के बगैर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। मतलब ऐसी गर्मियों में जो अमीर घर के लोग होते हैं वो आराम करते हैं, ठंड एसी में रहते हैं, कूलर लगाते हैं, ठंडी हवा खाते हुए सोते हैं, लेकिन किन के आधार पर, ऐसी ही औरतों के आधार पर जो ऐसी गर्मियों को अपने ऊपर थोप लेती है और काम करती है, पत्थर तोड़ती है, मजदूरन बनकर जो काम मिलता है वो करती है। यह उसका मूल भावार्थ है। आगे निराला जी क्या कहते हैं देखिए, उनकी पंक्तियां इतनी सुंदर है। देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, अर्थात उस महिला ने निराला को अपनी ओर देखते हुए देखा, एक बार उस भवन की ओर भी उन्होंने देखा और बाद में देखो छिन्नता, ये देखने के बाद क्या हुआ है देखो, छिन्नता का अर्थ होता है बहुत अधिक उदास, हताश, लाचार, अथवा कार्य करते समय जो निरंतरता होती है वो निरंतरता टूटने के बाद जो बात निर्माण होती है या फिर वो निरंतरता टूटने पर जो होने वाला भाव निर्माण होता है उसे छिन्न तार कहा गया है। अर्थात किसी वाद्य की जो तार होती है या जो लय होता है वो टूटने पर जैसे हालात होते हैं वैसे ही किसी के सपने या किसी की आशाएं टूटने पर मनुष्य की भी होती है। तो इस समय उस महिला की अवस्था भी उस वाद्य यंत्र जैसी हुई है जिसके तार टूटे हुए हैं। देखकर कोई नहीं, मतलब सामने वाले उस भवन की ओर उस समय वो देखती है कि कोई है क्या नहीं, वह महिला यह बात सुनिश्चित करती है कि देखकर कोई नहीं। और आगे देखो क्या होता है, देखा मुझे दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई हुई रोई नहीं। आगे क्या है उसका अर्थ देखो, वह महिला निराला की तरफ ऐसी नजर से देखती है जैसे उसे मारा पीटा हो और रोने ना दिया हो। मतलब देखो कितना ये दर्द भरा ये जो एहसास है निराला जी यहाँ सामने हमारे बता रहे, उसे तो इतनी पीड़ा हुई है, उसे तो इतना मारा गया है, उसे तो इतना दर्द हो रहा है, लेकिन रोना मना है। कैसे करना चाहिए देखो, ऐसे समाज की अवस्था है, अर्थात उसके भीतर की जो पीड़ा है वो व्यक्त नहीं कर पाती है। अगली पंक्तियों में निराला जी अपने कवित्व को जागृत करते हुए क्या कहते हैं देखिए, सजा सहज सितार, यहाँ पर स की पुनरावृत्ति हुई है दोस्तों,
और स की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। अतः निराला महसूस कर रहे हैं कि वह महिला उनके सामने मधुर सुर निर्माण करने वाले एक सितार की तरह सजकर बैठी है। उस स्त्री की पीड़ा तथा व्यथा में भी अनेक धुने और मधुर गीत छुपे हुए हैं। इसलिए इस मजदूर महिला की जो तुलना है कसे हुए तार के सितार से की गई है और उसे सजा कर बिठाया गया है अगले संगीत के लिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगली पंक्ति देखिए, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। अर्थात निराला जी यहाँ पर कहते हैं कि मैंने महिला के भीतर पीड़ा के मधुर गीत, दुख की अनेक धुनें तथा दर्द की झंकार महसूस की है जो किसी और ने कभी नहीं सुनी होगी। उस महिला का जीवन व्यथाओं और संघर्ष से भरा पड़ा है, लेकिन निराला उसकी पीड़ा में भी खुशी की झलक, एक खुशी की झंकार देखते हैं। वह और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वह महसूस करने के लिए कवि का मन चाहिए और वह मन कवि निराला के पास है, क्योंकि निराला जी एक कवि है। आगे देखिए क्या कहते हैं, एक क्षण के बाद वह काफी सुघर, एक क्षण के बाद वह काफी सुघर। अर्थात वह स्त्री एक क्षण के बाद अपने वर्तमान में लौट आती है, क्योंकि निराला को देखकर एक क्षण में वह वर्तमान को भूल गई होती है, किंतु जब अचानक उसे अपना कार्य याद आता है, वह अपने वर्तमान में लौट आती है, उसे अपना काम याद आता है और उसका सुंदर शरीर, यह सब उस क्षण में कांप उठता है। और आगे क्या कहा है देखो निराला जी ने, ढुलक माथे से गिरे शिकर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, शिकर अर्थात पसीना और ढुलक अर्थात टपकना, गिरना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है देखो, जब वह अपने वर्तमान में चली आती है उसका शरीर कांप उठता है, वह अपने कार्य में लगने लगती है, उसके साथ उसके माथे से पसीने के बूंदे ढुलकने लगती है। मतलब ये अचानक जब निराला जी को देखते हुए उन्होंने जब देखा था और उसी में वो तल्लीन हो गई थी, तो बाद में जब उसे पता चलता है, वो अपने असलियत पर आती है, अपना कार्य उसे याद आता है और वो वर्तमान में चली आती है, तो उसके माथे से पसीना टपकने लगता है, वो घबरा जाती है। और आगे देखो क्या होता है फिर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, लीन होते हुए कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। अर्थात फिर वह अपने पत्थर तोड़ने के काम में लीन होने लगती है और कहती है कि मैं एक तोड़ती पत्थर हूँ। अर्थात वह यहाँ पर यह कहना चाहती है, मैं तो एक मजदूर और मजबूर औरत हूँ जिसका काम है पत्थर तोड़ना, जिसके अलावा मेरा परिवार नहीं चल सकता और ना ही मैं अपना पेट पाल सकती हूँ। ऐसा निराला जी महसूस करते हैं, क्योंकि पत्थर तोड़ना ही उसकी आजीविका है, साधन है, यही उसका रोज का कार्य है और यही उसका भाग्य है और निराला उसका भाग्य नहीं बदल सकते। इसलिए निराला जी ने अपना वक्त वहां बिना बिताए वहां से अपने अपने काम के लिए चले जाना चाहिए, ऐसा उस पत्थर तोड़ती हुई औरत को भी लगता है, ऐसा निराला जी महसूस करते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि वह तोड़ती पत्थर, कविता तो सीधी लगती है लेकिन कहना क्या चाहते हैं देखो, निराला जी ने ऐसे श्रमजीवियों के प्रति अपनी जो संवेदनशीलता का दर्शन इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह हमें एक समाज के प्रति हम कुछ देना लगते हैं, हमें कुछ समाज को देना चाहिए, यह सोच हमारे सामने निराला जी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि समाज में यह जो अमीरी और गरीबी का अंतर है उसे जिस दिन हमने मिटाया और एक समान धरातल पर हम चले, तभी जाकर हम समाज में एक नया आदर्श निर्माण कर सकते हैं और ऐसे पत्थर तोड़ने वाले जो समाज के लोग हैं या जो मजदूर है या जो गरीब हैं उनको न्याय दे सकते हैं। इस प्रकार इस कविता का अर्थ निराला जी हमारे सामने दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में हम दूसरी कविता के साथ मिलते हैं। तब तक डॉक्टर प्रेम जी का आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।